हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज मोशन इन प्लेन। जिसका सबसे पहला लेक्चर है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में कंप्लीटली। तो अब स्केलर्स क्या है? स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज है, मैंने पहले भी कह रखा है मोशन स्ट्रेट लाइन में, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया मास। कोई एक बॉडी का मास है, मान लीजिए इस बॉडी का मास 10 ग्राम है। ठीक है, कहाँ है वो कह सकते हैं, नीचे, ऊपर, राइट साइड, लेफ्ट साइड? नहीं, राइट, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कि अभी अगर कोई पूछे कि इधर से उधर जाने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 20 मिनट्स। 20 मिनट्स राइट साइड, 20 मिनट्स लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं कहोगे, राइट? अच्छा, अब इस रूम का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस अगर कहेंगे तो मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो नहीं सकती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर। तो इन लोगों को सिंपली हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो दोज क्वांटिटीज विच हैव only magnitude but no direction are called scalars. Example mass, temperature, time, etc. ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, और डायरेक्शन भी होगा, जैसे कि फोर्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इधर पंच करें, ठीक है, तो जो पंच पड़ेगा फोर्स, राइट, कितनी जोर से पड़ेगा वो क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। और कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा वो भी बता सकते हैं, राइट? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। मतलब डायरेक्शन के साथ अगर कोई चीज को डिफाइन करते हैं, वो वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर्स। दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, अगर स्केलर्स की बात करें तो इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर वेक्टर्स की बात करें तो इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आगे हम लोगों को एक लॉ पढ़नी पड़ेगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अभी पहले देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। अब एरो में जो इसका हेड है, एरो का जो हेड है वो दिखाएगा, हेड शोज डायरेक्शन। हेड क्या दिखाएगा हमारा? डायरेक्शन। एंड द लेंथ शोज मैग्नीट्यूड। लेंथ शोज मैग्नीट्यूड। सिंपल। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये और ये वेक्टर, तो दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इनका जो हेड है वो ऑपोजिट है। और ये जो दूसरा वेक्टर है वो बड़ा है कंपैरेटिवली फर्स्ट वेक्टर से, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। यानी लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और डायरेक्शन, एरो जिस तरफ होगा उस तरफ क्या दिखाएगा? उसका डायरेक्शन। सिंपल। ओके, चलो इस तरह से हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर ए। अब इसके पास दो चीजें हैं, क्या? एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हम ए मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन को ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब ए कैप क्या दिखाएगा? ए कैप दिखाएगा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की अगर बात करें, तो अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो हम लोग उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वाई एक्सिस की बात करें तो उसको जे कैप से, और अगर जेड एक्सिस की बात करें तो उसको के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई फॉर एक्स एक्सिस, जे कैप फॉर वाई एक्सिस एंड के कैप फॉर जेड एक्सिस। इस तरह से हम लोग उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। दिस टू वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर। सिंपल। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? मैग्नीट्यूड शुड बी सेम बट डायरेक्शन मस्ट बी ऑपोजिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर माइनस ए। सिंपल, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा
तो नेगेटिव वेक्टर उसको कहलाएंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। अगर बात करें हम लोग यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1 इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आई कैप में भी हो सकता है, जे कैप में भी हो सकता है, या तो के कैप में भी हो सकता है, कुछ भी हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, देखो अगर हम लोग इक्वल वेक्टर की बात करें तो यहाँ ये भी बात कर सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स किसको कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल की बात करें, पैरेलल का मतलब क्या है, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, सिंपल, एक ही रूल है इसका, डायरेक्शन शुड बी सेम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे कि ये इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। बट अगर इसमें भी देखें तो ये दो जो है वो इक्वल वेक्टर्स है, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ट्रू है, राइट, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्शन इसमें क्या है, सेम है। बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, राइट, क्योंकि देखिए ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है पैरेलल वेक्टर्स के लिए, सिर्फ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। तो याद रखिए ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि एंटी पैरेलल क्या होगा। एंटी पैरेलल, एंटी हमेशा क्या करती है, हमारे ऑपोजिट में ही बात करती है। तो सिंपल एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन मस्ट बी ऑपोजिट, सिंपल, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सिंपल, ऑपोजिट, क्योंकि आंटी हमेशा अंकल के ऑपोजिट में ही बात करेगी। तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब अगर इन लोगों को देखें तो ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा बट इन दो को अगर देखो तो ये हो गए नेगेटिव वेक्टर्स, राइट, ये दो हो गए क्या, नेगेटिव वेक्टर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, कह सकता हूं, राइट, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। सिमिलरली इसकी तरह, यानी ऑल पैरेलल सॉरी ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल आर नॉट इक्वल। Similarly, all negative are anti-parallel, all anti-parallel are not negative vectors. सही है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, द वेक्टर्स whose ओरिजिनेटिंग पॉइंट, या तो इनिशियल पॉइंट बोल सकता हूं मैं, चलो इनिशियल पॉइंट इज सेम, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम, मतलब ये वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये तीन जो है वो क्या है, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं को प्लेनार वेक्टर्स की। अब को प्लेनार वेक्टर्स क्या है, द वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम प्लेन, ठीक है। को प्लेनार, प्लेनार मतलब सेम प्लेन में रहने वाले वेक्टर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्लेनार वेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस प्लेन में देखो तो ये सब क्या होगा, को प्लेनार वेक्टर्स, क्योंकि सेम प्लेन में ये सब अवेलेबल है, ठीक है। इन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, को प्लेनार वेक्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे कि ये और ये क्या हो गए हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले देखा हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पैरेलल क्या होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन सेम। नेगेटिव क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल डिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। को प्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका सेम प्लेन में होंगे, जो वेक्टर्स सेम प्लेन में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स।
और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसको कहते हैं? जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल भी कह सकते हैं, राइट। अनइक्वल वेक्टर्स कब होंगे? वो पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बट मैग्नीट्यूड शुड बी अनइक्वल, सिंपल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ कांस्टेंट। अच्छा, अब मान लीजिए कि इफ कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0, मान लेते हैं कांस्टेंट जो हमारा वो है x, दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अच्छा, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो है 2। वो क्या है? 2। तो इनिशियली अगर हमारा वेक्टर a था, अगर इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो जो हमारा फाइनल वेक्टर आएगा वो क्या होगा? वो इतने टाइम्स बढ़ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा? 2 है तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, बट डायरेक्शन भी सेम ही रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। जितने टाइम्स होगा x की वैल्यू जो होगी उतने टाइम्स वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, इफ x इज लेस देन 0, अब क्या होगा? अगर x लेस देन 0 मतलब x इज इक्वल टू -2 अगर हो, तो सबसे पहली बात इसमें क्या होगा? माइनस आने की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्या होगा? डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। समझो कि अगर पॉजिटिव हो तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जितना नंबर है उतने से चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर नेगेटिव हो तो मैग्नीट्यूड चेंज तो होगा, बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, सिंपल। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ेगा, बट डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी ड्यू टू दिस माइनस। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगुलर एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ की बात करते हैं। अब ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। ये लॉ कहती है कि इफ एनी 2 वेक्टर्स represent the 2 sides of the triangle, if any 2 vectors represent the 2 sides of the triangle taken in same order, same order का मतलब है कि मान लो ये 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब टेल टू हेड, टेल टू हेड। अगर कोई 2 वेक्टर्स represent 2 sides of the triangle taken in same order, then the resultant will be the third side of the triangle. Resultant क्या हो जाएगा? Third side of the triangle, but taken in opposite order. Resultant जो है वो third side होगा, ये वाला resultant जो है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा resultant, but taken in opposite direction. Opposite direction को बोलने का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ हेड होने चाहिए था, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, ऐसा होना चाहिए, बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। हेड हमारा इधर आ जाएगा, रिजल्टेंट का हेड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का हेड इधर आ जाएगा, ये वाला हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा r। तो r विल बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। समझ आया क्या है? एक और बार कहता हूं, ट्रायंगुलर लॉ स्टेट्स दैट इफ एनी 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर कोई 2 वेक्टर्स 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब टेल से हेड, टेल से हेड, then the resultant will be the third side of the triangle, तीसरी साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, यानी टेल टू हेड की जगह हेड टू टेल हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलर है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगन में बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, मान लेते हैं कि हम 6 साइड का ये हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन में 6 साइड होंगे, तो इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट द, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट द 5, अब मान लीजिए कि यहाँ 5 है, ठीक है, इफ 5 वेक्टर्स रिप्रेजेंट द 5 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी पॉलीगन, टेकन इन सेम ऑर्डर। 5 साइड को रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 4 5, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेल टू हेड, 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 देन द रिजल्टेंट विल बी द क्लोजिंग साइड। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? क्लोजिंग साइड, बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेल टू हेड की जगह हेड टू टेल हो जाएगा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट। समझ आया कि अगर n number of vectors represent the n sides of the
पॉलीगन देन द रिजल्टेंट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। मान लीजिए कि ये हेक्सागन है, अगर पेंटागन होता तो ये वाला हमारा रिजल्टेंट हुआ था। तो ऐसे हमारे ये क्या हो जाते हैं हमारे ये वेक्टर्स, तो उसका रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में हो जाता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पॉलीगन हो तो आखिरी साइड छोड़ के हर साइड में वेक्टर्स होंगे टेकन इन सेम ऑर्डर, n number of vectors taken in same order, then the resultant will be the closing set of the triangle, sorry polygon taken in opposite order। तो resultant क्या हो जाएगा हमारा, r will be equal to vector a plus vector b plus vector c plus vector d plus vector e, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, ये बस लॉ है। अच्छा, अब वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। अब दो वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ में यूज होगा। अब मान लीजिए कि मेरा जो वेक्टर है वो कुछ ऐसे है, ये वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, राइट। वेक्टर के क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स, और एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई। ठीक है, डन, ओके। अब मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा थीटा। तो अब अगर इधर से पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी साइन थीटा? साइन थीटा विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है, ए वाई। ऑपोजिट है हमारा ए वाई बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए। ठीक है, ओके। अब तो यहां से ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। डन, ओके। अब बात करें cos थीटा की, व्हाट विल बी cos थीटा हियर नाउ? cos थीटा विल बी ax अपॉन a, जो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ax इधर से क्या हो जाएगा, ax विल बी इक्वल टू a cos थीटा। सही है, a y विल बी a sin थीटा और x a cos थीटा। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखें? याद ऐसे रखो कि ये वेक्टर है, जहां से भी एंगल होगा, अगर इधर से एंगल हो तो ये वाला cos कंपोनेंट ये वाला sin कंपोनेंट हो जाएगा। अगर इधर से एंगल हो तो ये वाला cos कंपोनेंट ये वाला sin कंपोनेंट। तो मतलब द कंपोनेंट along the angle will be cos component, the component across the angle will be sin component। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, हमेशा यही नहीं होता कि एंगल यहीं से दिया हुआ हो। अगर यहीं से दिया हुआ है तो a cos थीटा a sin थीटा हो जाएगा, ax will be a cos थीटा a y will be a sin थीटा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहीं से दिया हुआ होता है, बट कभी कभार ऐसे करता है कि वो एंगल इधर से दे देता है। जब इधर से दे तो ये वाला a cos थीटा हो जाएगा, ये वाला a sin थीटा हो जाएगा। तो याद रखिए, जहां भी एंगल दिया हुआ होगा वो वाला कंपोनेंट cos होगा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा sin कंपोनेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखनी है, ए वाई की वैल्यू मैंने ए ले ली, इधर भी ए वाई ले लिया, तो उसका मतलब हुआ क्या कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड। वेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, वेक्टर्स को मैं शिफ्ट कर सकता हूं बाय कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा, सेम। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को सेम रखना होगा। जैसे कि अब मान लीजिए ये वेक्टर है, अब इसको मैं इधर भी रख सकता हूँ, इसको मैं इधर भी रख सकता हूँ, इसको मैं इधर भी रख सकता हूँ, इसको इधर भी रख सकता हूँ, इसको इधर भी रख सकता हूँ। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन भी सेम। दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शुड बी सेम। तो वेक्टर को मैं इधर से उठा के इधर भी रख सकता हूँ, इररेस्पेक्टिव कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। अगर ऐसे उठा के ऐसे रख दो तो नहीं चलेगा। बस ये याद रखिए कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम, मस्ट बी सेम। तो वेक्टर्स को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाली इंपॉर्टेंट लॉ है। देखिए क्या होगा। अब ये क्या स्टेट करती है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो सॉरी पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। then the resultant will be the diagonal of the parallelogram। the resultant will be the diagonal of the parallelogram। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। समझ आया? if
two vectors are represented by the two sides of the parallelogram, two adjacent sides, ठीक है, two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of this parallelogram, ठीक है, ओके। अब इस डायगोनल का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। अच्छा, अगर ये ए है तो ये वाला भी ए हो सकता है, अगर ये बी है तो ये वाला भी बी हो सकता है। अच्छा, अब मैं क्या इधर एक ट्रायंगल बना सकता हूं ऐसे, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। देखो ये लाइन और ए लाइन के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अब बी को जब रिजॉल्व करूंगा तो बी के दो कॉम्पोनेंट होंगे, इधर एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा बी का बी कॉस थीटा और इधर एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा, राइट। बी के दो कॉम्पोनेंट, थीटा के अलोंग बी कॉस थीटा, थीटा के अक्रॉस बी साइन थीटा। अच्छा, अब पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा मान लीजिए पॉइंट ओ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ओ बी डी ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? देखते हैं। फॉर ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है, ट्रायंगल ओ बी डी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर यानी ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं, चलो। अब लिख लेते हैं एज इट इज, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ओ डी, ओ डी इज नथिंग बट ओ सी प्लस सी डी, तो ओ सी प्लस सी डी द होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सही है। अब ओ बी की बारी है, ओ बी क्या है, ओ बी है आर, इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, क्या रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट इज ओ सी इज ए प्लस व्हाट इज सी डी इज बी cos थीटा, बी cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी डी क्या है, बी डी है बी sin थीटा, ये हो जाएगा बी sin थीटा द होल स्क्वायर, सही है, ओके। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया कि a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मेट, राइट, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो b यानी b cos थीटा हो गया इधर, तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी यहां हो जाएगा 2ab cos थीटा प्लस इस वाले को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, डन। अब r स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों में अगर देखूं इसमें और इसमें तो बी स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 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 बचा हुआ ये 2ab cos थीटा, सही है, ओके। अब हमें पता है 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो उसको हटा सकता हूं, तो बचा क्या है, देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हेंस आर विल बी इक्वल टू, ये इसका रूट हो जाएगा यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डन। ये p दिख रहा है, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डन, इजी फॉर्मूला आ गया। वेक्टर एडिशन कैसे करना है, अगर कोई दो वेक्टर्स गिवन है तो उनके बीच का अगर वेक्टर एडिशन करेंगे तो इस फॉर्मूले से करेंगे। दो वेक्टर्स कुछ एंगल पे होंगे थीटा, a और b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दोस टू वेक्टर्स, r क्या आएगा, r विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कुछ इस तरह से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन विल बी दिस, ये एंगल हो गया अल्फा, मतलब a से कितनी एंगल पे, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट, ऑपोजिट क्या है b sin थीटा बाय एडजेसेंट क्या है a प्लस b cos थीटा, ये हो गई क्या हमारी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो ये है हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको एक और बार स्टेट कर देता हूं, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, then the resultant will be the
डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनालाइजिंग मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन को एनालाइज करना है, कैसे देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी 0,0 से, और एक पॉइंट पे पहुंच रही है जहां पे उसकी वैल्यू है x, y। वहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो अब मैं अगर पोजीशन वेक्टर लिखूं तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू x i कैप एंड y j कैप। सही है, यही होगा उसका पोजीशन वेक्टर, राइट। ये हो जाएगा उसका क्या, पोजीशन वेक्टर। ओके, अब बात करूं अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की, व्हाट विल बी वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी इज नथिंग बट dr अपॉन dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने का। तो क्या करेंगे इधर, dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप, राइट, dy अपॉन dt j कैप। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर v विल बी इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। डन। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर की। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन विल बी dv बाई dt। तो क्या हो जाएगा, dvx अपॉन dt i कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप। तो dvx बाई dt क्या हो जाएगा, ax। तो ये हो जाएगा सिंपली ax i कैप प्लस ay j कैप। डन। इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि हम लोग r में क्या यूज कर रहे थे, इधर सब मैग्नीट्यूड ही यूज कर रहे थे। तो हमें निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, a का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस az का होल स्क्वायर। कोई भी वेक्टर हो, वो पोजीशन वेक्टर हो, वेलोसिटी वेक्टर हो या एक्सेलरेशन वेक्टर हो, तो क्या करेंगे, उसके x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का होल स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड हैज एक्सेलरेशन ऑफ 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। ठीक है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स इज, 10 सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। तो देखते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इनटू टाइम t, v इज इक्वल टू u प्लस at। या तो इसको डायरेक्टली पूरा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए i कैप प्लस j कैप में, या तो इसको पहले x एक्सिस वाले को अलग से सॉल्व कर लीजिए, y को अलग से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, या तो दोनों को इधर ही सॉल्व करते हैं। चलो हम दोनों को इधर ही सॉल्व करते हैं, आप वो ट्राई कीजिएगा। वेक्टर v इज इक्वल टू व्हाट इज u, u इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस व्हाट इज a is 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इनटू टाइम इज 10। तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0.4 इंटू 10 विल बी 4i कैप प्लस 0.3 इंटू 10 विल बी 3j कैप। ठीक है, अब कोई भी दो वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे, इन दो को ऐड करना है, राइट, अगर ऐड करेंगे तो क्या i को i से ऐड कर लेंगे, फिर i कैप में रख देंगे, फिर j को j से ऐड कर देंगे, जैसे कि ऐसे वेक्टर v विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4i कैप 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप 7j कैप। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें चाहिए क्या, स्पीड, स्पीड यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो v का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर, ax इज व्हाट 7 स्क्वायर प्लस ay इज 7 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 स्क्वायर इज 49
प्लस 49, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 49 अगर एलसीएम ले लूं तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अगर 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा v विल बी इक्वल टू 7 √2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है, 7 √2 मीटर पर सेकेंड। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 billiard balls are rolling on a flat table. Okay, one has the velocity component vx is equal to 1 meter per second and vy is equal to √3 meter per second. Okay, and the other has the component vx is equal to 2 meter per second and vy is equal to 2 meter per second as well. If both the balls start moving from the same point, what is the angle between their paths? अच्छा, मान लीजिए बड़ा ड्रॉ करता हूं मैं, इजीली समझो। मान लीजिए कि फर्स्ट बॉल जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो कहीं पे उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, एक्स एक्सिस में कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड और वाई एक्सिस में कितनी है √3 मीटर पर सेकेंड। सही है। अच्छा, अब बात करें हम लोग दूसरे बॉल की। दूसरा बॉल कुछ ऐसे जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला बॉल जो था उसका एंगल था θ1, कितना था θ1। अब ये जो दूसरा बॉल है उसका एंगल मान लेते हैं हम लोग θ2 है। अब ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड और वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड लेके, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो θ1 और θ2 निकाल लूं तो मुझे एंगल भी मिल जाएगा। तो देखते हैं tan θ1 क्या होगा। tan θ इज नथिंग बट ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। अब इसको अगर थीटा मानेंगे तो ये वाला ऑपोजिट होगा, इधर भी शिफ्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये वाला क्या हो जाएगा ऑपोजिट, यानी √3 बाई ये वाला एडजेसेंट हो जाएगा 1। तो tan θ1 इज इक्वल टू √3। तो θ1 कितना हो जाएगा, √3 कब आएगा, जब एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री जब होगा तब आएगा θ1। ओके, अब बात करते हैं tan θ2 की। tan θ2 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 2/2। 2/2 क्या होगा 1, यानी θ2 कितना हो गया, tan θ2 अगर 1 है तो θ2 विल बी 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। अब इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है ये, ठीक है। तो क्या होगा θ1 माइनस θ2, दैट इज देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू θ1 माइनस θ2, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल होगा कितना, वो होगा 15 डिग्री, ठीक है। चल नेक्स्ट, 2 vectors both equal in magnitude have the resultant equal in the magnitude of the either। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है that is equal to these 2 vectors of magnitude। मतलब देखो पहले क्या क्या है, 2 vectors both in equal in magnitude, मतलब a is equal to b। अच्छा, and the resultant is also equal in magnitude of the either, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है रिजल्टेंट भी। तो मान लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो है x। The angle between the 2 vectors, find the angle between 2 vectors। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा, इसको स्क्वायर को इधर ही रख लेता हूं मैं, चलो तो ऐसे लिख सकता हूं, राइट। r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमें चाहिए थीटा, तो r इज व्हाट, r इज x, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू a भी x है तो x स्क्वायर प्लस ये b भी x है तो x स्क्वायर प्लस 2a इंटू a इंटू b यानी x इंटू x, x स्क्वायर अगेन cos थीटा, ठीक है। ओके, तो अब ये x स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। अब अगर ये 2x स्क्वायर को इधर लूं तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा तो बचा क्या इधर, cos थीटा विल बी इक्वल टू, अगर ये इधर आएगा तो -1/2 बचेगा। अब cos थीटा -1/2 कब आएगा, जब थीटा हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, तब हमारा cos थीटा क्या आ जाएगा -हाफ। इजी। तो दोनों एंगल के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What can be the maximum and minimum values of
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मतलब ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस बी इज नथिंग बट वेक्टर ए, अब माइनस बी क्या होगा, इसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा वेक्टर माइनस बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मतलब अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब देखते हैं, चलो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी दो वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उनका एडिशन, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है उनका सब्ट्रैक्शन, यानी मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी मैक्सिमम कब, मैक्सिमम कब होंगे, जब ए प्लस बी होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दैट इज कब होगा ये, जब थीटा जो है 0 डिग्री होगा, यानी ये जब दोनों एक समान रहेंगे 0 डिग्री, तो दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं, डन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है मिनिमम होगा कब, जब ए माइनस बी होगा, यानी थीटा दोनों के बीच में कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब एक इधर जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और उस वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन में जाने वाले को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पैरेललोग्राम लॉ में cos 0 डिग्री रखें तो cos 0 विल बी 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो r विल बी इक्वल टू a प्लस बी। मतलब सिंपली अगर एंगल सेम हो यानी 0 डिग्री हो तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, अगर 180 हो तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 180 पे मिनिमम वैल्यू आ गई और 0 पे मैक्सिमम। बट अगर इन दोनों के बीच का एंगल यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब हुआ, पहले तो वैल्यू शुड बी सेम, a प्लस बी ही है। a प्लस बी कब होगा, जब 180 माइनस 180 होगा तभी, 180 माइनस 180 विल बी 0 डिग्री। तो तब उन दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा 180 डिग्री होगा तब जाके ये मैक्सिमम होगा। मतलब ये वाला एंगल ऐसे होगा, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री, तो ये माइनस बी वेक्टर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम वैल्यू भी होगी इसकी a माइनस बी जब थीटा होगा हमारा 0 डिग्री। मतलब यही वेक्टर को अगर इधर रख देंगे तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डायरेक्टली हो जाएगा। अब इसको अगर उल्टा रखते हैं, देखो a ये वाला माइनस बी, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन इसको क्या करेंगे a प्लस माइनस बी, सॉरी a माइनस माइनस बी, राइट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखूंगा मैं a माइनस माइनस बी, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी फाइनली, वही है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अगर इसको सेम डायरेक्शन में रख दो a और माइनस बी तो ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी सिंपल, यानी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब एंगल 0 डिग्री होगा। इसमें कंप्लीटली उल्टा था। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन और ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन। चल आगे बढ़ते हैं। A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यानी 30 आई कैप लिख सकता हूं मैं, ईस्ट यही होगा, राइट, ओके। आफ्टर 10 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितनी हो गई 40, यानी 40 जे कैप लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी 40 j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 i कैप डिवाइड बाय टाइम 10, ठीक है, ओके। तो अब एवरेज वेलोसिटी, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 40 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस को इधर बीच में नहीं, बीच में हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 10। अब 40 का होल स्क्वायर कितना है 1600 प्लस 30 का होल स्क्वायर 900 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा ए एवरेज विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2500 डिवाइड बाय 10, यानी रूट ऑफ 2500 इज 50 बाई 10, तो क्या हो जाएगा 50 बाई 10 विल बी
5, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इजी इजी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई दिस, r इज इक्वल टू, सॉरी यहां तक है, 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर, लिख लेता हूं मैं, r इज इक्वल टू 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k cap, where t is in seconds and the coefficient have their proper units. Find the value, find the velocity and acceleration of the particle. ठीक है, निकाल लेते हैं। What is velocity? Velocity is nothing but dr by dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कीजिए। 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 प्लस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 2 जा 4, t टू द पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा 4t। अच्छा, ये i कैप है और ये j कैप, जबकि 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आ गए हमें वेलोसिटी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। अब इधर आ गया, अच्छा ये -2t है राइट, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये माइनस है, i कैप माइनस 2t स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस -40। ओके, अब 3 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अब -40 का डिफरेंशिएशन 4 होगा, यानी -4 j कैप। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों मिल गए, डन। अब सेकंड पार्ट को जाते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। v विल बी इक्वल टू, t की वैल्यू 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या हो जाएगा ये 3i कैप माइनस 4 2 जा 8 j कैप, सिंपल। ये हो गई वेलोसिटी हमारी एट 2 सेकंड्स। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 9 प्लस 64, 9 प्लस 64 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 73। अब 73 का रूट 8.5 या 6 के आसपास होगा, हम मान लेते हैं 8.6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसकी मैग्नीट्यूड, मिल गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन यानी tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाई vx, वही होता है राइट। डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट में vy, एडजेसेंट में vx हमेशा। ओके, तो व्हाट इज vy, इधर से देखें तो vy होगा -8 बाई एडजेसेंट क्या होगा 3, -8 बाई 3 इज -2.6666, तो अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स -2.666। ये हो गया हमारा एंगल, डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और ये हो गया उसका डायरेक्शन। इजी इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। A particle starting from origin 0,0 moves in a straight line in the xy plane. Its coordinate at the later time is √3,3। मतलब एक पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है यहाँ से 0,0 से, कुछ देर बाद उसका कोऑर्डिनेट है √3,3। The path of the particle makes with the x-axis an angle of, मतलब अल्फा, यानी यही एंगल थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू y by x, राइट, चेंज इन y by चेंज इन x, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, यानी y अपॉन x। अब y क्या है, ये वाला सेकेंड वन, यानी 3 अपॉन x इज √3, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाई √3 इज, देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 डिवाइड बाई ये वाला √3 से √3 जाएगा, तो tan थीटा जो है वो आ जाएगा √3। tan थीटा √3 कब आएगा, जब थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्रीज। डन, थीटा क्या होगा हमारा 60 डिग्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ai cap plus bj cap plus ck cap. If the values of the a and b are 0.6 and 0.8 respectively, find the value of c. ठीक है, ओके, तो लिख लेता हूं मैं क्या, ai cap plus bj cap plus ck cap, ये एक वेक्टर है। अब वैल्यू ऑफ c चाहिए और ये है यूनिट वेक्टर, तो मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 ही होगा राइट। ओके, तो रूट ऑफ व्हाट इज a इज 0.6 का होल स्क्वायर प्लस b इज 0.8 का होल स्क्वायर प्लस c निकालना है इज इक्वल टू 1। अब इस रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा,
तो 0.6 का स्क्वायर इज 0.36 प्लस 0.8 का 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, फिर से 1 ही आ जाएगा। 0.36 प्लस 0.64 इज 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 0। तो देयरफॉर सी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो सी की वैल्यू जो है क्या आ गई 0। सिंपल, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस में जेड एक्सिस में हमारा वो वेक्टर प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू दिस वन, a cos theta cos omega t i cap plus a sin omega t j cap। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, पहले वेलोसिटी निकालनी है। चलो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है एज इट रहेगा, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा sin ओमेगा t इनटू ओमेगा। तो क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू sin ओमेगा t, ये आई कैप, ठीक है, प्लस a कांस्टेंट है, अच्छा सॉरी इसका माइनस ये है, माइनस साइन है, cos का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस sin ओमेगा t इनटू ओमेगा। अच्छा अब sin का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t इनटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा इनटू cos ओमेगा t j कैप। सिंपल, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब पूछ रहा है कि वो कहाँ होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले अगर कोई भी वेलोसिटी जो है नेगेटिव आती है तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर के नेगेटिव आती है तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऐसा है और वेलोसिटी ऐसी है, ऑपोजिट राइट, तो क्या होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो मतलब अब इसमें देखो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव दोनों है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन तो हो नहीं सकता। अच्छा अगर पॉजिटिव आती है मतलब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो तब डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, दोनों है फिर भी अवे फ्रॉम ओरिजिन भी नहीं आएगा। अच्छा अब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, पैरेलल टू ओरिजिन कब होगा, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, और परपेंडिकुलर टू ओरिजिन कब होगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा लेंथी है, वो पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर है या नहीं देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कब पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर में, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे उतना लोड मत लीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ईजी है। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, किसी भी दो क्वांटिटीज का, मान लीजिए कि वेक्टर v और वेक्टर r का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो इसमें क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा, यानी आई कैप जे कैप उसमें नहीं लेते। मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए और जे को जे से मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा लेंथी है, पहले ये देख लेते हैं। इफ v is perpendicular to v dot r is 0 then v will be perpendicular to r। तो चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, सही है, ओके, प्लस ओमेगा इंटू ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। मतलब ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो देयरफॉर वेक्टर v डॉट वेक्टर r विल बी 0। 0 आने का मतलब क्या है, ये जो है वो परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत पड़ी नहीं है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वहाँ डिटेल में समझेंगे, अभी समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, दोनों को ऐड यानी मल्टीप्लाई करते हैं, सेम सेम एक्सिस वालों को ऐड कर लेते हैं दूसरे एक्सिस वालों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। हम लोगों ने डिटेल में स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा और उसके ऊपर बहुत सारे लॉजिकल और क्वेश्चंस PYQs किए जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D मोशन, यानी मोशन प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव होगी तो क्या होगा। सिमिलरली अब अगर एक प्लेन में मूव होगी, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों में एक साथ मूव हो रहे हैं, तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप फॉर कंप्लीट नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।